नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आज सीएम धामी G20 समिट में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति की ओर से जी समिट का डिनर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। आयोजित डिनर में लिंगे शामिल होंगे। इसके साथ ही जी समिट में डिनर के लिए आयोजन किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को ये आमंत्रण दिया गया है। तो राष्ट्रपति की ओर से आज डिनर में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रपति की ओर से जी समिट के डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी देश के सभी मुख्यमंत्री इस डिनर में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इसके साथ ही जानकारी निकल के सामने आ रही है, वो कई मंत्रियों से भी इस दौरान बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम 3 दिवसीय दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में G20 के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो कई केंद्रीय मंत्री और संगठन के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो G20 समिट में मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से ये डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस डिनर में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी अन्य मंत्रियों से भी बात कर सकते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो हम जानकारी आपको बता दें, आज जी समिट में राष्ट्रपति की ओर से डिनर का आयोजन किया गया है। सभी विदेशों के मेहमान आज जी डिनर में शामिल होंगे। इस दौरान देश के सभी मुख्यमंत्री इस डिनर में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस डिनर में शिरकत करेंगे। वहीं बढ़ते खबरों की ओर, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि देर रात तक चली सदन की कार्रवाई को विपक्ष ने हंगामे के चलते तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। तो वहीं मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर 12 विधेयक सदन में पारित कराए, जिसमें रुके विकास कार्यों को जल्द बजट उपलब्ध हो सकेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये 3 दिन का हमारा विधानसभा सत्र, आप जानते हैं कि आदरणीय चिंतन रामदास जी और कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो 2 दिन का हमारे कामकाजी सत्र हुआ, इसमें मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, ये विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं 3 दिवसीय मानसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष कांग्रेस के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पारित किया गया। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मानसून सत्र जो आउट किया गया था 3 दिवसीय, उसका अनिश्चितकाल के लिए यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में सरकार की तरफ से 11,324 करोड़ का जो अनुपूरक बजट था, उसको पास करने का काम यहाँ पर किया गया, ताकि प्रदेश में जो विकास के काम, उन विकास के कामों को गति मिल सके। विभिन्न विभागों की जो आवश्यकता थी बजट को लेकर, वो यहाँ पर पूर्ति हो सके और जनहित के जो काम सरकारी स्तर से संचालित किए जा रहे हैं, तो विजय से यहाँ पर चलते रहे। इसके अलावा 12 विधेयक सरकार की तरफ से यहाँ पर इस मानसून सत्र में लाने का काम किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण जो विधेयक थे, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विधेयक हों या सेवा विकास से जुड़े विधेयक हों, उनको लाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। राज्य आंदोलन कार्य के लिए जो क्षैतिज आरक्षण का जो विधेयक सरकार ने कैबिनेट में मंजूर किया था, उसको सदन के पटल पर रखा गया, जिसमें कुछ कमियों को देखते हुए इस विधेयक को अब प्रवर समिति के अधीन सरकार की तरफ से दे दिया गया। प्रवर समिति को सौंप दिया गया। प्रवर समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ पर सौंपेगी और उसके बाद सरकार की तरफ से एक विशेष सत्र आहूत यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि राज्य आंदोलनकारियों के लिए इस क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को पास किया जा सके।
और ये समझा जा सकता है कि इस 3 दिवसीय मानसून सत्र में सरकार ने जो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाने का काम किया वो राज्य के हित के लिए जुड़े थे, राज्य के विकास से जुड़े हुए थे। विपक्षी विधायकों की तरफ से भी सत्र को चलाने का महत्वपूर्ण भूमिका पर की गई। सरकार से जो मांग यहाँ पर की गई थी उस मांग को सरकार से स्वीकार किया गया, चाहे नियम 310 की मांग हो या फिर नियम उन सभी को सुनने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। विधायकों की जो सूचनाएं थी उसको पर भी सदन ने अपना एक्शन यहाँ पर लिया। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड विधानसभा के पंचम विधानसभा का ये मानसून सत्र था जो 3 दिवसीय था वो निश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। जी अभी मानसून सत्र कितने घंटे चला और कौन कौन से बिल पेश किए गए? बिल्कुल, इस मानसून सत्र की अगर कार्रवाई की हम बात करते हैं तो 21 घंटे से ज्यादा की इसकी कार्रवाई यहाँ पर चली है। इन 21 घंटों में ये समझा जा सकता है कि समय अवधि भले ही कम यहाँ पर रही हो, लेकिन सरकार की तरफ से जो बिजनेस लाने का काम यहाँ पर किया गया था वो सदन के पटल पर रखा गया। उसमें 12 महत्वपूर्ण विधेयक थे, चाहे जमींदारी मूल्यांकन से जुड़ा हुआ हो, सेवा अधिकार से जुड़ा हुआ विधेयक हो या फिर निजी विश्वविद्यालयों को किस प्रकार से अम्ब्रेला एक्ट के तहत लाया जा सकता है उसका विधेयक हो, वो सभी सदन के पटल पर रखने का काम किया गया। उनको पुनर्स्थापित यहाँ पर सरकार ने किया है और आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि विकास के कामों को और तेज करने के साथ साथ जो शिक्षा व्यवस्था उसे और बेहतर सुदृढ़ करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार से जो जनता की जो परेशानियां वो बढ़ती ना रहे, उनका समाधान त्वरित गति से यहाँ पर किया जा सके। इस मानसून सत्र की एक विशेषता ये से भी इस रूप में भी समझी जा सकती है कि राज्य आंदोलनकारियों के इस आरक्षण विषय पर जो अभी तक राजनीतिक दल अलग अलग बटे नजर आते थे, अब वो सदन के भीतर सभी एकजुट में यहाँ पर नजर आए, सभी एकजुटता के साथ उन्होंने इस विधेयक का स्वागत यहाँ पर किया। सरकार से कहा कि आने वाले दिनों में इस विधेयक में किसी प्रकार की और खामी ना रहे, इसलिए इसे प्रवर समिति के अधीन दिया जाए ताकि जो कमियां हैं उसे समय रहते दूर किया जा सके और फिर उसके लिए विशेष राहत कैसे लागू करने का काम किया जाए ताकि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार से राज्य आंदोलनकारी है उनका सम्मान अधूरा ना रहे, बल्कि उन्हें पूरा सम्मान यहाँ पर मिल सके। जी अभी देखने को ये मिला कि विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। तो बढ़ते हैं आगे। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें इस दौरान 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया। सरकार ने 12 विधेयक सदन में पारित किए गए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून में सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी विधायकों ने सत्ता पक्ष पर संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने बेहतर जवाब दिए और विधायकों को हर समस्याओं का इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस बार सदन की परंपरा के विपरीत भी किसी प्रश्न के 3 अनुपूरक प्रश्नों से ज्यादा प्रश्नों के भी संतोषजनक जवाब दिए गए। साथ ही कहा कि विपक्ष का रुख ज्यादातर नकारात्मक रहता है, इसलिए उन्हें सत्ता के जवाब सही नहीं लगते हैं। ये विपक्ष का अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन मैं कह सकता हूं कि तमाम मंत्रीगणों ने बहुत संतोषजनक जवाब दिए किसी भी सवाल का, और जो उसके सापेक्ष अनुपूरक प्रश्न थे, अब आप भी जानिए, मैंने वहां सदन में भी कहा, मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, मैं अध्यक्ष रहा हूं विधानसभा का, मैंने कहा कि एक प्रश्न के सापेक्ष आप परंपरा रही है कि 3 प्रश्न पूछेंगे। अब आप देखिए 12 अनुपूरक पूछ रहे हैं, उसके बावजूद मंत्री जवाब दे रहे हैं, संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। तो इसको आप, मैं कह सकता हूं, मैं माननीय मंत्री, तमाम मंत्रियों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। तो देहरादून में डॉक्टर सोनिका के ऋषिपड़ा सभागार में ब्लड बैंक संचालकों और लैब संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने ब्लड बैंक संचालकों के साथ बातचीत की। जिलाधिकारी ने देहरादून जिले में स्थित सभी ब्लड बैंकों को खून की उपलब्धता की सूची सार्वजनिक तौर पर दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रक्तदाता का विवरण अपडेट रखने के भी निर्देश दिए। डीएम ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं तो तय नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने ब्लड बैंक संचालकों को
इस मुश्किल घड़ी में जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। तो भाई अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय मित्तल फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय, डीएम ने ब्लड बैंक के प्रभारियों के साथ बैठक की, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? बैठक में क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, जिलाधिकारी सौदिया ने जो है तो ब्लड बैंक संचालकों और लैब संचालकों के साथ एक बैठक की है, जिससे साफ निर्देश दिया गया है कि जितना भी उनके पास ब्लड अवेलेबल है उसकी जो जानकारी है अपनी लैबों में चस्पा की जाए। इसके अलावा सख्त हिदायत दी गई है कि मुश्किल वक्त में जो है जो जिम्मेदारी से इसके लिए काम करें और जितना भी है उनके पास जो ब्लड बैंक का डाटा है, रक्त कोष है, उसे अपने उस बोर्ड में जो है अपडेट करें और किसी भी तरह की जो है कोताही की ना बरती जाए लोगों के साथ। और यदि कोई शिकायत पाई जाती है तो तत्काल उन पर जो है एक्शन किया जाएगा। जी, तो अजय, ये भी कहा गया है डीएम की तरफ से कि सभी ब्लड बैंकों को खून की उपलब्धता की सूची सार्वजनिक तौर पर चस्पा करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो ब्लड बैंक है ओनर है उनके साथ कर कि जितना भी उनका ब्लड है उसकी जानकारी जो है अपनी लैब के जो बाहर बोर्ड पर है उनको चस्पा करें, जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके कि इस सैंपल का जो है इस ब्लड ग्रुप का जो है उनके पास अवेलेबल है। किसी भी तरह की जो है अगर उनको उन्होंने बताई करती है तो उनके ऊपर जो है नियम के स्वरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, तो डीएम ने ये चेतावनी दी है कि अगर नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई अगर नहीं करते हैं संचालक तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 24 धाराएं लगती है इस नियम के तहत पर जो है कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी इस बात को लेकर सजग है कि जिस तरह से डेंगू जो है प्रदेश में पूरी तरह से फैल चुका है और राजधानी जो है इसकी पूरी तरह से देहरादून जो है चपेट में आ चुकी है, तो सरकार जो है इस पर जो है कार्रवाई करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। इसी को लेकर जो है एक बड़ी बैठक की गई थी डीएम सोनी की तरफ से और उन्होंने तमाम संचालकों को निर्देश दिया कि किसी भी तरह की अगर कोई अनियमितता पाई जाती है लैब में या ब्लड के दौरान जांच के दौरान तो उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अजय, ये भी निकलकर सामने आ रही है जानकारी कि उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि इस मुश्किल घड़ी में सभी साथ मिलकर काम करें। जी बिल्कुल, लैब संचालकों को साफ किया गया है कि जिस तरह से लोग परेशान हैं और जिस तरह से डेंगू की बीमारी में लोगों को घेर रखा है, इस पर लोगों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है बीमारी को नष्ट करने की जो है पूरी बात जो है सोनिका मैडम जो है द्वारा कही गई है और तमाम जो ब्लड बैंक जो उनके ऊपर उपलब्धता है उसको ऊंची बच करते हुए अपने अपने जो ब्लड बैंक के जो उनके कार्यालय है उन पर जो चस्पा की जाएगी। जी, तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजय मित्तल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोटद्वार से इस वक्त अहम जानकारी निकल के सामने आई है। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का लाल शहीद हो गया है। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद हो गया है। उरीखेड़ के गांव पसोल निवासी दीपेंद्र रावत शहीद हो गए। आज रात तक गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में कोटद्वार के बोरोखाल विकासखंड के पसूल गांव का बेटा राइफलमैन दीपेंद्र सिंह रावत जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शुक्रवार देर शाम की सेना की ओर से उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। शनिवार सुबह तड़के शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का लाल शहीद हुआ है। गांव के पैतृक घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें, दीपेंद्र गढ़वाल राइफल में सेवारत थे और इन दिनों उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी। अभी पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उनका आज रात तक गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सम्मानजनक तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के लाल शहीद हो गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान उन्हें शहीद हो गए हैं। तो वही इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अंजना गोयल कोटद्वार से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अंजना, कोटद्वार का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया है, क्या जानकारी निकल के सामने आई है? कब तक पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर? जी, मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार से कुछ किलोमीटर दूर बीरोखाल के रहने वाले पसवोला गांव के ये रहे हैं और ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे।
कल जम्मू कश्मीर में जब ड्यूटी के दौरान ड्यूटी के दौरान एक मुठभेड़ हुई, वहां पर इनका ये शहीद हुए हैं। और जहां तक इनके पार्थिव शरीर की बात है तो वो आज लगातार बारिश भी हो रही है पहाड़ों पर, इसकी वजह से भी शायद कुछ देरी हो सकती है और देर शाम तक पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो अंजना, ये दीपेंद्र का पार्थिव शरीर शाम तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं बारिश के चलते तो ये भी, और कौन कौन लोग इस दौरान वहां पर शहीद को श्रद्धांजलि देंगे, कौन कौन से मंत्री वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? इस तरह की अभी हमारी किसी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि बारिश के कारण पहाड़ों पर फोन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर नेटवर्क की समस्या खड़ी हो जाती है। इसी वजह से प्रधान से उनसे बात नहीं हो पा रही है, और जैसे ही कोई भी सूचना हमें मिलती है तो वो सूचना हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंजना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद हो गया है। वहीं गांव के पैतृक घाट पे पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार में उदयनिधि के दिए गए बयान का शोर अभी थमा भी नहीं था कि वहीं ए राजा के सनातन पर दिए गए बयान में एक बार फिर संतों में उबाल ला दिया है। बता दें कि ए राजा के बयान के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपने नागा सन्यासियों के आह्वान पर निर्णय लिया है कि तभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सनातन पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। नागा सन्यासी इन प्रहारों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने ओकानेश्वर में सभी नागा सन्यासियों का आह्वान किया है। साथ ही कहा कि अगर केंद्र सरकार इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती तो फिर सनातन की सेना यानी अखाड़े के नागा सन्यासी अपनी कार्रवाई करने पर बाध्य होंगे। अभी ये बात कही पुनः मैं कह रहा हूं कि अभी जो है 18 तारीख को सभी साधु संत जितने भी नागा है, हमारे भगवान शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसकी स्थापना होनी है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में सभी इकट्ठे होंगे और हमारी जो रणनीति है वहाँ से बनेगी। और उससे पूर्व मैंने अभी एक और योजना चलाई हुई है, जितने हमारे अखाड़ों के जितने भी जो सन्यासी अखाड़े हैं, जितने भी लोग हमें सनातन का प्रचार करना पड़ेगा। घर घर में, गांव गांव में, हमें जहां तक कोई जा नहीं पा रहा है वहां तक हमारे संत जाएंगे सनातन का प्रचार। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौहान फोन लाइन पे जुड़ के। विकास, एमके स्टालिन के बेटे द्वारा अभी जो उदयनिधि का बयान था वो अभी उस पर विवादित बयान पर अभी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहीं अब ए राजा ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से उदयनिधि के बाद ए राजा ने जिस तरह से सनातन पर अपना बयान दिया है, जिससे साधु संतों की जो सर्वोच्च संस्था है अखाड़ा परिषद, उससे सभी संत काफी नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने आह्वान किया है कि जितने भी उनके सन्यासियों के जितने भी नागा सन्यासी हैं वो सब आगामी 18 तारीख को उज्जैन और ओमकारेश्वर मंदिर जहाँ पर है वहाँ एकत्र होंगे और वहाँ एक बैठक बुलाई गई है जहाँ पर ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर इस तरह से बयानबाजी जो नेता इस तरह की कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह की रणनीति बनाई जाए। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऐसे जितने भी सनातन को लेकर जितने भी बयानबाजी जो नेता करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई उनके केंद्र सरकार द्वारा की जाए। तो वहीं अगर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनका भी कहना है कि नागा सन्यासी सनातन की रक्षा के लिए ही वो सन्यासी बने हैं और सभी नागा सन्यासी वो उनकी सेना है। तो अब सेना को आगे आना होगा और सेना सनातन की सुरक्षा के लिए अब आगे आकर धर्म के प्रचार करेगी, साथ ही उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जी तो विकास, जानकारी निकल कर ये भी सामने आ रही है कि अखाड़ा के लोग अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि वो जल्द ही अमित शाह से दिल्ली जाकर मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जिस तरह से उदयनिधि और ये राजा ने जिस तरह से बयानबाजी की है और जो और भी अन्य जो नेता हैं वो सनातन धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और आजकल उनका ये कहना है कि आजकल एक ट्रेंड इस तरह बन गया है कि धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर कोई ना कोई बयानबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। उनका कहना है कि अब साधु संत इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमित शाह से मिलकर यही मांग सकती है कि वो जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो जो साधु संत है, सन्यासी हैं, वो आगे आकर वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। जी तो विकास, सनातन धर्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इसको लेकर अब अखाड़ा परिषद ने भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।